डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। कोरोना काल में अपना और अपनी फैमिली का ध्यान बढ़िया तरह से, बहुत अच्छी तरह से रख रहे हैं। बेटा, कल नष्ट समीकरण कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल विभव। बेटा, इनमें एक रिलेशन होता है। इनमें क्या होता है? एक रिलेशन होता है। देखिए, एक चीज़ होती है इलेक्ट्रिकल वर्क डन, विद्युत कार्य, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको कहते हैं माइनस डेल्टा जी। और यह आपने फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स है, फर्स्ट ईयर में थर्मोडायनामिक्स है आपका केमिस्ट्री में, उसमें ये पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क डन को हम प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं माइनस डेल्टा जी से। इसके बाद एक जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसके बराबर भी होता है। और दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास इनटू ई, यानी जो विद्युत कार्य होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस, जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कैसे होती है? जिसमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इनटू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इनटू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो किसके द्वारा होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में यदि फैराडे की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा करते हैं, तो वो क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी पास। और ईएमएफ जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो किसका होता है? सेल का होता है। तो इसे कहते हैं हम ई सेल। क्या कहते हैं? ई सेल। जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो होती है हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फैराडे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फैराडे हो गया, तो क्या हो गया? एन एफ इनटू ई सेल। अब क्या निकालना है? इलेक्ट्रिकल वर्क, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा जी से। तो ये क्या हो गया? माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू, क्या हो गया ये हमारा? माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई से। अब ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क। इसी तरह से ऐसे यदि हमें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, कैसी निकालनी है? स्टैंडर्ड यानी मानक। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जब यदि हमें निकालनी है तो क्या करेंगे? तब इसमें आपने देखा होगा कि एक तो ई सेल था जिसे हम क्या कहते थे? सेल केबल। और एक हम लिखते थे ई नोट सेल, जिसे क्या कहते हैं हम? स्टैंडर्ड सेल। क्या कहते हैं हम? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड में क्या आ जाता है? नॉट। तो ये क्या हो जाएगा? इसे कहते हैं मानक। मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड इजकल टू एन एफ ई नॉट सेल, यानी क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा जी नॉट इजकल टू एन एफ ई नॉट सेल। ये जो होता है वो हमारी होती है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। जहाँ एन इजकल टू क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट। क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट। और ई नॉट सेल आप जानते ही हैं, इसे क्या कहते हैं? ई नॉट सेल जो होता है वो होता है हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, यानी सेल का मानक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर? इसके बाद इसमें एक चीज़ और आती है, इसमें एक केसी से संबंध आता है। वो केसी से संबंध कैसे निकालते हैं ये देखें जरा। हमने पीछे पढ़ा है ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ लॉग केसी, लॉग केसी। अब ये जो वैल्यू आई हमारी, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख दें, यानी समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इसको किस में रख दें? इक्वेशन 1 में। तब क्या हो जाएगा? देखें, इक्वेशन 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ इंटू आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉग के सी। तो देखो, एन एफ से एन एफ कट गया तो क्या है? माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आर टी लॉग के सी। ये संबंध भी पूछा जाता है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, मानक गिब्स मुक्त
ऊर्जा तथा Kc में संबंध बताओ। तो ये हो गया हमारा Kc में संबंध। अब दूसरा एक चीज और भी हो सकती है, ये लॉग है, इसका बेस भी हम चेंज कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 RT log 10 Kc। ये भी सूत्र एक हो जाता है हमारा। तो ये होता है गिब्स फ्री एनर्जी और Kc में संबंध। इसमें गिब्स फ्री एनर्जी और Kc में संबंध ये हमारा होता है। यहाँ Kc क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है, इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। Kc क्या होता है हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिस साम्यावस्था जिसे कहते थे। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी नेक्स्ट टॉपिक आता हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखिए, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, क्या होती है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, इसमें हम मेटल्स की स्टडी करते हैं। और मेटल्स की जो स्टडी करते हैं वो करते हैं उसके ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर। किसके आधार पर, या तो रिडक्शन के आधार पर या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आधार पर, अपचयन विभव या ऑक्सीकरण विभव के आधार पर। तो जो भी हमारी मेटल्स होती हैं, जैसे सपोज दैट कल हमने कॉपर Za दो का रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्ञात किया था। तो Zn का जो हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्ञात किया था वो आ रहा था 0.76, और कॉपर का जो किया था वो आ रहा था हमारा 0.34। कितना आ रहा था, 0.34। ये तो था हमारा कॉपर का 0.34 क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव। और Zn का ये क्या था हमारा, ऑक्सीकरण विभव। लेकिन जब इसका हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला था तो वो क्या हो गया था, माइनस में हो जाता था, -0.34। तो जो हमारा किसी एक बेस को लेके चलेंगे हम यहाँ पर, या तो रिडक्शन पोटेंशियल ले लें, अपचयन विभव, या ऑक्सीकरण विभव ले लें। तो देखें, हम रिडक्शन पोटेंशियल जो हमारा अपचयन विभव है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं क्या होता है। जितने भी हमारे मेटल्स हैं, जो भी मेटल्स हैं, उन मेटल्स को का जो अपचयन विभव होता है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी क्या कह सकते हैं हम, अपचयन विभव की बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, यानी किसको, धातुओं को, मेटल्स को। इधर रखना, एलिमेंट्स जो होते हैं, जो लिस्ट होती है एलिमेंट्स की, यानी इन्हें मेटल्स कहते हैं, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो होते हैं, इनको एक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्लियर, यानी इट इज द लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन विच दे आर arranged in the increasing order of their reduction potential, then a series is obtained. This series is known as electrochemical series। यानी रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल को किस में रखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किस में रखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इंक्रीजिंग ऑर्डर रखने में क्या पद्धति होती है, एक सीरीज प्राप्त होती है, और इस सीरीज को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, थोड़ा बेटा इधर आ नहीं रहा, दोबारा काट के यहाँ लिख देता हूँ। यानी जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इस रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। जो भी हमारे मेटल्स होते हैं या जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में
रखते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने पर ये क्या होती है, सीरीज प्राप्त होती है। इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, उस सीरीज को आप लिख लें, उस सीरीज को आप ताल लें, याद कर लें। अब इसमें होता क्या है बेटा, थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। इसमें एक हाइड्रोजन होती है मिडिल में, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0, रिडक्शन पोटेंशियल हमने कल पढ़ा था। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका पोटेंशियल कैसा होता है, 0 होता है। ये हमने शायद 2 दिन पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। क्लियर। अब कुछ मेटल्स जो होती हैं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं और कुछ मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे होती हैं। तो हाइड्रोजन से जो नीचे मेटल्स होती हैं उनको कुछ जो इम्पोर्टेंट मेटल्स होती हैं उन्हें हम कुछ याद कर लेते हैं, बाद बाकी जो मेटल्स आती हैं वो लगभग ऊपर होती हैं। तो जो हाइड्रोजन से नीचे की मेटल्स होती हैं उन्हें कैसे हम याद करते हैं, छापा से। किससे याद करते हैं, छापा से। जैसे ये आपको मैं फर्स्ट ईयर में भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर वाला ही सेम प्रोसेस है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। तो देखो ऊपर यू नीचे यू, G² और T। तो कहने का मतलब क्या है, कौन कौन सी धातु होंगी, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। ये हाइड्रोजन से नीचे की धातु होती हैं और इनका रिडक्शन पोटेंशियल यानी सबसे ज़्यादा किसका होगा भाई। इस तरह से हमने जो अरेंज किया है एक सीरीज में, जो अरेंज कर रहे हैं, तो किसमें करा था हमने, रिडक्शन पोटेंशियल के, यानी अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में। तो जो अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैसा होता है, 0 होता है। कैसा होता है, 0। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी मेटल किस सॉल्यूशन से किसको डिस्प्लेस कर सकती है, यानी विस्थापित कर सकती है, और कौन सी नहीं कर सकती। ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो किसमें आते हैं, हाई स्कूल लेवल के आते हैं, लेकिन इसमें जो कंपटीशन लेवल में आता है कभी कभी आपको रिएक्शन दे दी जाती है, और वो रिएक्शन दे दी जाती है तो ये पूछा जाता है कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है। ये मैं आपको हिस्ट्री में भी करा चुका हूँ। यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है फैराडे कांस्टेंट, सॉरी फैराडे की नियम, लॉ ऑफ फैराडे। अब हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ फैराडे, फैराडे की नियम। इसकी नियम पढ़ेंगे हम, फैराडे के नियम। देखिए जो फैराडे एक साइंटिस्ट थे, फैराडे कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा सॉल्यूशन था, क्या था हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था, यानी जो सेल में हो रहा था, उसमें एक क्या दिया था, उसमें 2 नियम दिए थे। उन नियम को क्या कहते हैं, फैराडे नियम। और जो इन्होंने दिए थे वो दिए थे इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। किसके लिए दिए थे, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, जैसे कोई भी विलयन जो होता है वो अपने आयंस में जो टूट जाता है, दिस प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इनके 2 नियम थे। फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ फैराडे का फर्स्ट लॉ था W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो पहले तो ये देखें W क्या था, W इज टू था हमारा वेट ऑफ सबस्टेंस, वेट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड, डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड इन ग्राम। और Q जो था वो था हमारा चार्ज इन कूलम। Q क्या था हमारा, चार्ज इन कूलम। ठीक है, चार्ज इन कूलम पूरा लिख देता हूँ, Q से आप लोग कन्फ्यूज होंगे इसलिए पूरा लिख देता हूँ। देखो फैराडे का फर्स्ट लॉ था W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो पहले ये देखिए W क्या था, W था जो हमारा इलेक्ट्रोड होता था, उस इलेक्ट्रोड पर जो भी मटेरियल चिपक जाता था। क्या, जैसे भाई 2 चीज़ें थी, एक Zn था एक Cu था। तो Zn वाली रॉड क्या होती थी, डिजॉल्व होती जाती थी, और कॉपर रॉड क्या होती जाती थी, हमारी मोटी होती जाती थी, क्योंकि उसमें मटेरियल क्या जाता, चिपकता जाता था। तो W क्या था, वेट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड।
यानी इलेक्ट्रोड पर जो भी सब्सटेंस, जो भी मटेरियल डिपॉजिट हो जाता था, चिपक जाता था, वो तो था W। और Q क्या था? चार्ज इन कूलम। चार्ज आप जानते हैं, जैसे कोई भी सेल होता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, वो चार्ज होता है हमारा, और उस चार्ज को उसमें लेते हैं कूलम। तो उन्होंने ये कहा था, फैराडे ने जो कहा था वो ये कहा था कि जो वेट डिपॉजिट होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज के कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी के, यानी जो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड इन ग्राम is directly proportional to the electricity passed through the electrolyte। ठीक है, और उसे किस में लेते हैं हम? चार्ज इन कूलम Q। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, यानी हिंदी में भी बता देता हूँ, उन्होंने ये क्या कहा कि जो हमारा वेट होता है, जो किसी इलेक्ट्रोड पर जो वेट डिपॉजिट होता है वो समानुपाती होता है किसके? जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक क्या लगाते हैं? कांस्टेंट पर W=Z की आती है हमारी, W=Z की। और जो Z होती है हमारी, Z होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जैसे फैराडे कांस्टेंट भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर? इसे फैराडे कांस्टेंट भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब जो हमारी Q थी, यानी जो करंट धारा थी, जो चार्ज हमारा कूलम में आया था, Q बराबर आपने पढ़ा होगा वो था I/T। यानी धारा I क्या हमारी? करंट, धारा, और T क्या है हमारा? समय। धारा और समय के जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है हमारा? Q कहलाता है। क्या कहलाती है हमारी? इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। यानी धारा, समय, करंट और टाइम के का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी Q होता है। अब इस Q की वैल्यू यहाँ रख दें, तब क्या आ जाएगा हमारा? W=Z/I/T। ये हमारी फैराडे का फर्स्ट लॉ होता है। अब सपोज करो I क्या है? I यदि कितना हो? 1 एम्पियर हो। I कितना है? 1 एम्पियर। और T कितना है हमारा? 1 सेकेंड। यदि करंट कितनी है हमारी? 1 एम्पियर की, और समय कितना है हमारा? 1 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? W=Z। क्या हो जाएगा? W=Z। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि जो वेट सब्सटेंस होता है, यानी जो वेट डिपॉजिट होता है, सब्सटेंस का वेट जो डिपॉजिट होता है वो किसके बराबर होता है? फैराडे कांस्टेंट के। ठीक है, ये होता है हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब आता है हमारा फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ क्या था? इन्होंने क्या कहा था? तो अलग अलग सेल्स ले ली थी और उन्होंने ये बताया था कि देखें, बताया था W1/W2 = E1/E2। यानी W1 हमारा क्या था? सब्सटेंस डिपॉजिट जो था इलेक्ट्रोड पर, और E1 क्या था? E1 है हमारा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट। जैसे सपोज करो हम दो चीज़ पढ़ रहे थे, कॉपर पढ़ रहे थे और हम क्या पढ़ रहे थे? Zn पढ़ रहे थे। या कॉपर ले लें हम और सिल्वर ले लें। किस किस का इलेक्ट्रॉन ले लें? कॉपर एंड सिल्वर। तब देखें W1 क्या होगा हमारा? वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट इन ग्राम। क्लियर? अपॉन वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट इन ग्राम = इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। क्या हो जाएगा हमारा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। यानी जो वेट डिपॉजिट हुआ कॉपर का,
वो किसके बराबर होता है? कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है, तुल्यांकी भार के बराबर होता है। और जो सिल्वर का वेट डिपॉजिट होता है वो किसके बराबर होता है? सिल्वर के तुल्यांकी भार के बराबर होता है। ये इसका क्या था? सेकंड लॉ था। तो इन्होंने ये कहा था कि जो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट इन ग्राम इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, यानी जो इलेक्ट्रोड होता है कॉपर का उस पर जितना सब्सटेंस यानी जितना वेट डिपॉजिट होता है, जितना वेट जमा हो जाता है, वो कॉपर के इक्विवेलेंट तुल्यांकी भार के बराबर होता है। इसी तरह से किसका होता है? सिल्वर का। जो सिल्वर का वेट होता है वो सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार के बराबर होता है। ये था सेकंड लॉ था। इन्होंने इसे ऐसे भी कर दिया था, यानी W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। ये फैराडे का सेकंड लॉ था। और इसी के साथ बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका रह जाता है बैटरीज, जिसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ओके, थैंक यू।